दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 28 मार्च। तो चलिए 28 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है उसमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए प्रश्नों की संख्या ज्यादा नहीं होती, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन हाँ उपयोगी बहुत होती है। इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, हृदय प्रिय मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और 24 घंटे के अंदर ये पीडीएफ जो है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। और हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए चलते हैं। अब 28 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए आज की जो पहली महत्वपूर्ण खबर है वह है कहां पर भारत यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन ईयू समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई है। तो भारत और यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है आपको यह बताना है। अब देखिए ऑप्शन है आपके पास, एक है नई दिल्ली, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है बर्न और चौथा है ज्यूरिख। तो बताइए कि भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है। भारत और यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अब देखिए यूरोपीय संघ क्या है, आप इसके बारे में जानिए कि यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ क्या है। तो देखिए इसमें जो है 27 देश शामिल हैं, या आप यह कह सकते हैं कि यह 27 देशों का एक समूह है। ठीक है ना, और जो राजनैतिक व आर्थिक रूप से एक मंच पे जुड़े हैं। किसके रूप में? राजनैतिक रूप में व आर्थिक रूप में एक मंच पे जुड़े हैं। या आप एक लाइन में यह कह सकते हैं कि ईयू या यूरोपीय यूनियन 27 देशों का एक राजनैतिक एवं आर्थिक मंच है। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा, इसमें 27 देश यूरोपीय यूनियन में शामिल है। ठीक है ना। अब देखिए अगर आपसे यह पूछा जाए कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। ठीक है, कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ स्थित है? यह स्थित है बेल्जियम में। ठीक है, तो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय भी आपने जान लिया, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी ने 2025 के लिए आर के श्री राम कुमार को प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार देने की घोषणा की है। ठीक है ना, श्री राम कुमार का संबंध किससे है? ठीक है, प्रश्न को फिर से पढ़िए ध्यान से। किसने पुरस्कार दिया है? तो संगीत नाटक अकादमी ने दिया है 2025 के लिए। और किसको दिया है? आर के श्री राम कुमार को दिया है। ठीक है, और कौन सा पुरस्कार दिया है? संगीत कला निधि पुरस्कार दिया है। ठीक है ना, इतनी चीजें आपको याद हो गई। अब इसके बाद देखिए कि इनका संबंध, जो श्री राम कुमार जी को संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है वह किस लिए दिया गया है आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है यह तबला वादक है, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम से संबंधित है, ऑप्शन सी है कत्थक से संबंधित है, और ऑप्शन डी है वायलिन वादक है। तो बताइए कि आर के श्री कुमार का संबंध किससे है जिन्हें संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इन्हें दिया गया है, ये वायलिन वादक है। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। आर के श्री राम कुमार क्या है? एक वायलिन वादक है, इस बात को याद रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिए, श्री आर के राम कुमार के साथ साथ अन्य लोगों को भी यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए जो संगीत नाटक अकादमी के इस समय अध्यक्ष हैं वह हैं एन मुरली। ठीक है, एन मुरली इस समय संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, अब इनके अनुसार जो है भरतनाट्यम कलाकार उर्मिला सत्यनारायण, ध्यान रखिएगा किसको किसको यह पुरस्कार मिला है सबके बारे में बता देते हैं। उर्मिला सत्यनारायण को यह पुरस्कार मिला है, और यह किसके कलाकार है? यह है भरतनाट्यम के कलाकार। ठीक है, और भरतनाट्यम के इस कलाकार को कौन सा पुरस्कार मिला है? नृत्य कला निधि पुरस्कार मिला है। ठीक है, नृत्य कला निधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को मिला है। ठीक है, अब देखिए अगला पुरस्कार किसे मिला है? यह श्यामला वेंकटेश्वरन को मिला है। एक पुरस्कार मिला है श्यामला वेंकटेश्वरन, और तंजाउर आर गोविंद राजन को संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किसको किसको? श्यामला वेंकटेश्वरन। ठीक है, श्यामला वेंकटेश्वरन और तंजाउर आर गोविंद राजन। किसको? तंजाउर आर गोविंद राजन। ठीक है,
तो श्यामला वेंकटेश्वरन और तंजावुर आर गोविंदराजन को संगीत कला आचार्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। किसकी? संगीत कला आचार्य पुरस्कार। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, हो सकता है कि किसी परीक्षा में इनके बारे में भी पूछ ले। ठीक है, तो उर्मिला सत्यनारायण को भरतनाट्यम में नृत्य कला निधि पुरस्कार दिया गया है और श्यामला वेंकटेश्वरन को और तंजावुर आर गोविंदराजन को संगीत कला आचार्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आपसे अगर एक चीज पूछूं, आखिर इनको पुरस्कार किसने दिया है? संगीत नाटक अकादमी ने दिया है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? एन मुरली। ठीक है, इन्हें भी याद रखिएगा। अब देखिए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न एक बार पूछा गया है। ठीक है, कई बार पूछा गया है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी संस्था के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि आखिर इस संस्था की स्थापना कब की गई थी, तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी 31 मई 1952 को। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 31 मई 1952 को की गई थी। और यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो यह जो है संस्कृत मंत्रालय के अधीन काम करता है। इस बात को भी याद रखिएगा। किसके अधीन? संस्कृत मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब देखिए अगर किसी संस्था की स्थापना की गई है और उसके लिए सारी व्यवस्था की गई है तो क्यों किया गया है? उसका कोई उद्देश्य होगा। ठीक है, तो उद्देश्य के बारे में जरूर जानते रहिए क्योंकि आजकल जो परीक्षा आयोगों की जो प्रणाली है परीक्षा पूछने की, वह क्या है? वह या तो स्थापना पूछ लेते हैं, स्थापना के साथ अध्यक्ष भी पूछ लेते हैं और कभी कभी उसके उद्देश्यों के बारे में भी पूछ लेते हैं। इसलिए जब आप कोई भी प्रश्न पढ़िए तो उसके बारे में, उसकी स्थापना अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका अध्यक्ष, उसका उद्देश्य, अगर अन्य कोई संबंधित कार्य उससे जुड़े हुए हैं तो उनके बारे में जरूर जानना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो संगीत नाटक अकादमी है, इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोकगीत और नृत्य और नाट्य कलाओं का संरक्षण और संवर्धन। ठीक है ना, तो शास्त्रीय संगीत के लिए और लोक संगीत के लिए, ठीक है, लोक संगीत के लिए और नृत्य और नाटक कलाओं, ठीक है, नृत्य व नाटक के लिए, इन सब के लिए इन कलाओं का संरक्षण करना और संरक्षण के साथ साथ इसमें संवर्धन करना। ठीक है, इसकी वृद्धि और विकास करना। ठीक है ना, अब देखिए दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, इसमें कलाकारों को पहचान दिलाना। जो कलाकार इन चीजों से संबंधित हैं, ऐसे कलाकारों को पहचान दिलाने का भी काम ये करता है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी कला के क्षेत्र में शोध करना, शोध के साथ साथ इसमें प्रकाशन के कार्यों को भी प्रोत्साहित करना, यह भी संगीत नाटक अकादमी का कार्य है। ठीक है, साथ ही जब इतना सब करते हैं तो प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा, तो प्रशिक्षण का भी आयोजन करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का और मतलब उसका कार्यशालाओं का आयोजन करना। ठीक है ना, अब देखिए इसके द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, आप जानते हैं संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में इसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, नृत्य और नाटक, तो इसी क्षेत्र में यह पुरस्कार भी देता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर इसकी स्थापना की गई तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, मुख्यालय संगीत नाटक अकादमी का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, तो अब आप इस करंट से बिल्कुल अपडेट हो गए हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा, यह परीक्षा में संगीत नाटक अकादमी के बारे में कई बार पूछा गया है, तो इसकी स्थापना दिवस के बारे में जरूर याद रखिएगा, कभी कभी मिलान करने में यह प्रश्न आ जाता है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? किसके किसके? एक तो जो सांसद हैं वर्तमान में और जो पूर्व सांसद हैं उनके वेतन और भत्ते में वृद्धि की गई है हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा। तो कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? तो ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 21%, ऑप्शन सी है 24% और ऑप्शन डी है 25%। तो बताइए कि सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों को वेतन, भत्ते और पेंशन में कुल 24% की वृद्धि की है। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। और इस वृद्धि को कब से लागू माना गया है? तो 1 अप्रैल 2023 से इस वृद्धि को लागू माना गया है। ठीक है ना, 2023 से ही इस वृद्धि को लागू माना गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस चीज की घोषणा कब हुई है? तो 24 मार्च को गजट नोटिफिकेशन आया है, 24 मार्च 2025 को। लेकिन सांसदों और पूर्व सांसदों का जो वेतन, भत्ता और पेंशन है उसकी जो 24% की वृद्धि है, इसे 1 अप्रैल 2023 से लागू माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए जब इनमें 24% की बढ़ोतरी हुई तो परिवर्तन क्या हुआ? अब देखिए इनका मासिक वेतन जो था
मासिक वेतन सांसदों का जो था वह था 1 लाख रुपया, ठीक है ना। अब जब 24% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 1,24,000 रुपया हो गया, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या था, अब जैसे इनका दैनिक भत्ता है, दैनिक भत्ता कितना था इनका, दैनिक भत्ता था 2,000 रुपया, ठीक है, और 2,000 रुपए से बढ़ाकर अब कितना हो गया है, 2,500 रुपया, ठीक है, 2,500 रुपया हो गया, यह नया परिवर्तन है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए तीसरा जो महत्वपूर्ण है, जैसे पेंशन, पेंशन किसको दी जाती है, पूर्व सांसदों को दी जाती है, पेंशन किसको मिलेगी, पूर्व सांसदों को मिलेगी, ठीक है। तो जो पूर्व सांसद हैं उनकी जो पेंशन है वह 25,000 से बढ़ाकर, कितने से बढ़ाकर, 25,000 इनको पूर्व में पेंशन मिलती थी, अब हो गई है कितनी, 31,000, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, यह परिवर्तन किया गया है, यानी सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कुल 24% की बढ़ोतरी केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, इस बात को याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं आज का जो चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न हमारा है कि तुर्की के अंताल्या में FIG यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप 2025 में महिला वाल्ट स्पर्धा में भारतीय जिम्नास्ट प्रणति नायक, याद रखिएगा नाम, ने कौन सा पदक जीता है। अब देखिए यह कहां हुआ है, यह प्रतियोगिता हुई है तुर्की के अंताल्या में, ठीक है ना। FIG मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप था, ये विश्व कप 2025। अब इसमें महिला वाल्ट स्पर्धा में भारतीय जिम्नास्ट प्रणति नायक, ध्यान रखिएगा, इन्होंने महिला वाल्ट स्पर्धा में भाग लिया था और इन्होंने वहां पे कौन सा पदक जीता है, ठीक है, FIG विश्व कप 2025 में। तो ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है कांस्य पदक, ऑप्शन सी है रजत पदक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि महिला जिम्नास्ट प्रणति नायक ने महिला वाल्ट स्पर्धा में FIG विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है। तो देखिए इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक इन्होंने जीता है, बी ऑप्शन सही है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि इन्होंने पिछले साल काहिरा में एक प्रतियोगिता हुई थी और वहां भी इन्होंने एक पदक जीता था, कांस्य पदक ही जीता था, ठीक है ना। कांस्य पदक जो पिछला विश्व कप हुआ था वह हुआ था काहिरा में, ठीक है, पिछला विश्व कप कहां हुआ था, काहिरा में हुआ था, और काहिरा कहां है, यह है मिस्र की राजधानी, ठीक है, काहिरा कहां है, मिस्र की राजधानी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी के किनारे है, तो यह नील नदी के तट पर बसा है, ठीक है, नील नदी के किनारे काहिरा स्थित है। और काहिरा में जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो है इन्होंने उसमें भी कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो इस प्रकार जो है लगातार 2 वर्ल्ड कप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, इस बात को याद रखिएगा। नाम है प्रणति नायक और इन्होंने महिला वाल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है और लगातार 2 विश्व कप में 2 बार जीता है, ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं, देखिए इसमें बी ऑप्शन सही था, ठीक है। अगला है आज का हमारा जो 5वां प्रश्न है वह है जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ठीक है, इसका छठा संस्करण 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस के अवसर पर कहां शुरू किया गया, ठीक है ना। तो जल शक्ति अभियान का जो नाम है वो क्या है, कैच द रेन, ठीक है, इसका छठवां संस्करण 22 मार्च 2025 को हुआ और विश्व जल दिवस के अवसर पर। अब देखिए इसमें एक प्रश्न का उत्तर आपको कैसे मिल गया, देखिए विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 22 मार्च की तिथि को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, अलग से आपको नहीं याद करना पड़ेगा। दूसरा है जल शक्ति अभियान को क्या नाम दिया है, कैच द रेन अभियान, ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा। अब इसका जो छठा संस्करण है उसको कहां शुरू किया गया है, तो ऑप्शन ए है पंचकुला, ऑप्शन बी है सोनीपत, ऑप्शन सी है गुड़गांव और ऑप्शन डी है रोहतक। तो बताइए इसकी शुरुआत कहां की गई है, तो इसकी शुरुआत की गई है पंचकुला में, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है। अब बताइए पंचकुला कहां स्थित है, तो यह हरियाणा में स्थित है, पंचकुला कहां स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है पंचकुला, ठीक है ना। अब इस अभियान में देश के 148 जल संकटग्रस्त जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पूरे देश में जो छठा अभियान यह शुरू किया गया है 148, ठीक है, जल संकटग्रस्त जिले, ठीक है, जल संकटग्रस्त, जहां जल का अभाव है, जल संकटग्रस्त जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और, एक बार यह प्रश्न पूछा गया है कि कैच द रेन अभियान की शुरुआत कब की गई, ठीक है, आपको ध्यान होगा अगर आप PYQ कभी पढ़ते होंगे तो यह प्रश्न पूछा गया है, शायद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS की परीक्षा में पूछा है, कैच द रेन अभियान की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है, आपको पता है, अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करिए कैच द रेन अभियान की शुरुआत। तो देखिए हम आपको बता देते हैं अगर आपको जानकारी नहीं है तो
देखिए इस अभियान की जो शुरुआत है कैच द रेन अभियान की, यह विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2021, ठीक है, 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। अब इसे किस मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया था, तो इसे जल शक्ति मंत्रालय, किस मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है, तो यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है, उसी के अधीन इसकी शुरुआत की गई है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए इसका उद्देश्य है वर्षा जल के संचयन को प्रोत्साहित करना। जब इसकी स्थापना हुई तो उद्देश्य तो आएगा ही, बिना उद्देश्य के किसी चीज की स्थापना नहीं होती। तो इसका उद्देश्य क्या है, वर्षा जल संचयन को, वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना, ठीक है ना। अब देखिए उस समय इसने एक नारा भी दिया, जब कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई तो एक नारा दे दिया गया था, उसमें दिया गया था नारा कैच द रेन, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, वेयर इट फॉल्स, इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स, ठीक है। तो कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ठीक है, यह नारा दिया गया था। मतलब इसकी हिंदी क्या है, जहां बारिश हो, जहां बारिश हो वहीं पानी बचाएं, ठीक है, जहां बारिश हो वहीं पानी बचाएं, और जब बारिश हो तब पानी बचाएं, जब बारिश हो तब पानी बचाएं, ठीक है, तब पानी बचाएं, यह जो है कैच द रेन अभियान का नारा था, ठीक है ना। तो 22 मार्च 2021 की तिथि याद रखिएगा, विश्व जल दिवस 2021 में कैच द रेन अभियान की शुरुआत हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आज का हमारा है, किस राज्य के पलक्कड़ जिले में मलमपुझा बांध के पास 110 से ज्यादा मेगालिथिक दफन स्थल मिले हैं। अब देखिए पलक्कड़ जिला के बारे में अगर जानते हैं कि पलक्कड़ जिला कहाँ स्थित है, तो आप अपने आप जान जाएंगे कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो देखिए पलक्कड़ जिले में किस बांध के पास, मलमपुझा बांध के पास मेगालिथिक दफन स्थल मिले हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है केरल में, ठीक है। पलक्कड़ जिला कहाँ स्थित है, सॉरी, देखिए पलक्कड़ जिला कहाँ स्थित है, तो यह केरल में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न के इस शब्द की तरफ आइए, क्या है, मेगालिथिक दफन स्थल, या आप इसे कह सकते हैं मेगालिथिक समाधि, समाधि स्थल, ठीक है। तो यह मेगालिथिक समाधि स्थल क्या था, इसके बारे में हल्का सा आप जान लीजिए, ठीक है। तो यह प्राचीन मानव सभ्यता का एक विशेष कालखंड था। इसमें लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों से समाधियां और स्मारक बनाते थे। क्या होता था इसमें, इसमें बड़े बड़े पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से समाधियां बनती थी, ठीक है, समाधियों का निर्माण किया जाता था, वह स्मारक बनाए जाते थे, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। और इसका जो काल है, इसका काल है लगभग, लगभग मैं बता देता हूं, 1000 ईसा पूर्व से, 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, ठीक है, 300 ईसा पूर्व तक। तो 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक इसका काल है, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और, अब यहाँ पे तमाम समाधि प्रथाएं थी, इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करेंगे। देखिए जो मेगालिथिक दफन स्थल थे या मेगालिथिक जो समाधियां थी, वह भारत में मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ही पाई गई हैं, ठीक है। ये मेगालिथिक समाधियां कहाँ पाई जाती हैं, मुख्यतः दक्षिण भारत में पाई गई हैं। और दक्षिण भारत में भी कहाँ कहाँ, तो आप जानते हैं दक्षिण भारत में कर्नाटक में पाई गई हैं, तमिलनाडु में पाई गई हैं, ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में पाई गई हैं, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में भी पाई गई हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत यह महाराष्ट्र में भी पाई गई हैं, ठीक है, यह मेगालिथिक समाधियां, ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा। अब देखिए दक्षिण भारत का जो काल है मेगालिथिक समाधियों का, वह मुख्यतः 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 बीसी से लेकर के 200 बीसी तक है, ठीक है। तो इस बीच में दक्षिण भारत में मेगालिथिक समाधियां प्रचलित में थी, ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि दक्षिण भारत में जो मेगालिथिक समाधियां थी, उनके लिए कोई ऐसा स्थल जो बहुत फेमस हो मेगालिथिक समाधियों के लिए, तो देखिए एक स्थल है पेनुगोंडा, ठीक है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसकी चर्चा कर दे रहे हैं। पेनुगोंडा है, ब्रह्मगिरी का नाम आपने सुना होगा, ब्रह्मगिरी से भी मेगालिथिक समाधियां मिली हैं। एक जगह है आदि चन्नालूर, क्या है, आदि चन्ना, आदि चन्नालूर,
ठीक है, 1 मिनट मैं इसको करेक्ट करता हूं। यह है आदि चना लूर, ठीक है, यहां से भी मेगालिथिक समाधियां मिली हैं। और एक स्थान है मस्की, मस्की से भी, यहां से भी मेगालिथिक समाधियां मिली हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि मेगालिथिक समाधियां, अब देखिए 110 से ज्यादा समाधियां मिली हैं, इसका मतलब यह चर्चा में रहेगा, और चर्चा में रहेगा तो यह प्रश्न भी बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 110 से ज्यादा मेगालिथिक समाधियां कहां से मिली हैं? केरल से, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के 7वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के पहले तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित किया जाएगा? कौन सा अभयारण्य है? ये है झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है ना। अब इसे किस राज्य के पहले तेंदुआ सफारी के रूप में, ठीक है, उस राज्य का यह पहला तेंदुआ सफारी है, उसके रूप में इसका विकास किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है गोवा। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। अब देखिए झज्जर बचौली वन्य जीव अभयारण्य जो है वह स्थित है पंजाब में, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। झज्जर बचौली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है, और यह पंजाब के पहले तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। पंजाब के पहले तेंदुआ सफारी के रूप में झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को विकसित किया जाएगा, ठीक है। अब आज के 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आज का हमारा 8वां प्रश्न है 57वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 31 मार्च से 5 अप्रैल तक कहां आयोजित की जाएगी? कौन सी है? 57वीं है और सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप है, जिसका आयोजन 31 मार्च से 5 अप्रैल के बीच किया जाएगा। और यह कहां आयोजित की जाएगी आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है मेघालय में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में। तो बताइए 57वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो देखिए इसका जो आयोजन है वह उड़ीसा राज्य में किया जाएगा, ठीक है ना। अब उड़ीसा में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उड़ीसा के पुरी में इसका आयोजन किया जाएगा। आप जानते हैं कि पुरी जो है भगवान जगन्नाथ का इलाका है, और पुरी रथ मंदिर की यात्रा आप जानते ही हैं, ठीक है। तो 57वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? पुरी में किया जाएगा, उड़ीसा में, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, पुरी के जिला खेल परिषद में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो यानी 28 मार्च के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। तो अभी के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।